नमस्कार जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन के इस खास कार्यक्रम नई दिशाएं में। इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसे किसी व्यक्ति या संस्थान से अवगत कराते हैं जो झारखंड में किसी क्षेत्र में कुछ नया काम कर रहे हों और झारखंड को एक नई दिशा में लेके जा रहे हों। आज हमारे बीच मौजूद हैं कृष्णकांत जी, जो अभिव्यक्ति फाउंडेशन के द्वारा झारखंड की सांस्कृतिक जागरूकता लाने में काम कर रहे हैं और साथ में लोगों को आत्मनिर्भर करने की तरफ काम कर रहे हैं। कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आज। तो मेरा पहला सवाल कृष्ण जी ये रहेगा कि अभिव्यक्ति फाउंडेशन क्या काम करती है और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? धन्यवाद श्रुति जी। अभिव्यक्ति फाउंडेशन एक युवा संगठन के तौर पे इसकी शुरुआत हुई थी। ज़्यादातर जो लोग इसकी शुरुआती पृष्ठभूमि में जुड़े हुए थे युवा थे जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे थे। किसी की गीत संगीत में रुचि थी, कोई थिएटर के थे, कुछ प्रोफेशनल्स थे जो विकास के काम कर रहे हैं। तो सबका था कि क्यों ना मिल करके हम कुछ ऐसा काम करें कि गिरिडीह में क्षेत्र में जो कि पहले से ही एक समृद्ध सांस्कृतिक क्षेत्र रहा है। यहाँ की उसरी नदी जो है वो टैगोर की प्रेरणा का भी केंद्र रहा है, महावीर की भूमि रही है और पूरे झारखंड में जो इस तरह की जो सांस्कृतिक विविधता है, हमें लगा कि कुछ हमको काम करना चाहिए और युवाओं के साथ काम करना चाहिए कुछ दिशा देने के लिए। तो हम अपने अपने काम से समय निकाल करके साल भर में 3-4 बार जो है 20 दिन के लिए 25 दिन के लिए मिलते थे और मिलने के बाद अपने तरीके से जो है युवाओं के साथ किस तरह की गतिविधियां की जा सकें। क्योंकि उस समय हम लोगों ने जब काम किया तो मैं आपको बता रहा हूँ 2000 के लगभग के घटना बता रहा हूँ कि ज़्यादातर हम देखते थे कि एक युवा पढ़ रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, लेकिन एक तार्किक उनके अंदर में जिसको कहते हैं कि चिंतनशीलता जो होती सृजनशीलता है, ये धीरे धीरे कम होते जा रही है। एक कॉपी पेस्ट का कल्चर जो है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, नई तरह से सोच नहीं आ रही है। दूसरा क्या है कि जो करियर का दबाव है और जो अपेक्षाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी, चाहे शिक्षित हो या अशिक्षित हो, लेकिन युवाओं से जो अपेक्षाएं हैं ये जिस तरह से बढ़ रही हैं तो इनके ऊपर दबाव भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। और उस फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है कि कई गलत रास्ते होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस तरह के कुछ इमर्सन हम लोगों ने प्लान किए थे कि हम युवाओं को जोड़ें, उनको जोड़ने के बाद में ग्रामीण पृष्ठभूमि में तरह तरह के लोगों के साथ काम करने के लिए समाज में हम साथ मिल कर के काम करें, क्या समझ सकते हैं, क्या समझ बनती है। और इसको हम लोग उस वक्त प्रोजेक्ट बोलते थे। प्रोजेक्ट का मतलब अगर हम बाल मजदूरी पर चर्चा कर रहे हैं या किसी विषय पर कर रहे हैं तो बेहतर है कि किसी भाषण के बजाय हम साथ मिल करके इस तरह की चीज़ों का उत्तर खोजें अपने समाज के अंदर में जहाँ पर समस्याएं हैं और युवाओं को वहाँ पर जोड़ें ताकि वो हमारी सामाजिक वास्तविकता से अवगत हो सकें, संवेदनशील हो सकें और उसके बाद वो जहाँ जाएं अपने जीवन में, कैरियर में, वो जा कर के उस समझदारी के आधार पर काम कर सकें। तो 2002 में हम लोगों ने इसको ट्रस्ट के तौर पर निबंधित किया था। 11 जुलाई को जो विश्व जनसंख्या दिवस है इस समय ही था। और ये ट्रस्ट होने के बाद में फिर हम लोगों ने पहला जो एक नियमित कार्यक्रम शुरू किया था वो था पुस्तक मेला और सांस्कृतिक महोत्सव। तो ये जो था पुस्तक मेला, एक तो है कि रीडरशिप, किस तरह से लोगों की पढ़ने की रुचि जिनको है उनको अच्छी किताबें नहीं मिल पाती हैं तो एक अवसर दे पाएँ। और उससे भी बढ़ के हमारे लिए ये था कि हमारे ज़िले में इस तरह का मंच नहीं था जहाँ पर कि हमारे कलाकार, युवा, हस्तशिल्पी, बच्चे, ये सभी जो है अपनी छुपी हुई प्रतिभा जो है इसको लोगों को दिखा सकें। तो 10 दिनों का ये जो कार्यक्रम होता था इसमें करीब 43 तरह की गतिविधियाँ हम करते थे। सुबह का जो सत्र होता था वो प्राय बच्चों के साथ में, स्कूली बच्चों के साथ में कई तरह के जो हैं कोलाज है, पेंटिंग है, डिबेट है, इलोक्यूशन है, उसके बाद में गीत संगीत है, रचनात्मक लेखन है। दोपहर का समय जो होता था वो ज़्यादा जो है साहित्यिक गतिविधियों, परिचर्चा वगैरह के लिए, और शाम का समय जो है वो गीत संगीत और इस तरह के जो हमारे
कवि हैं, शायर हैं, तो उनको जो हर फन में है तो उनको एक मंच देने के लिए होता था। तो प्रयास ये था कि वहाँ की प्रतिभाएं जो है उनको हम एक मंच दे पाएँ। प्रक्रिया चलती रही और ये हम स्वतः करते रहे। करते करते समय के साथ में फिर हम लोगों को लगा कि जब हम युवाओं के साथ में इमर्शन में उतर रहे हैं, गांव में उतर रहे हैं, तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ चुनौतियाँ हैं जिनको मिल कर के काम करने की ज़रूरत होगी और ये शायद अंशकालिक तौर पे नहीं हो पाएगा। तो फिर धीरे धीरे कुछ साथी जो हैं, चूँकि युवाओं के साथ काम करने में एक रिटेंशन भी होता है, एक बड़ा मुद्दा होता है कि स्वाभाविक है कि एक समय के बाद में करियर का दबाव है, बाकी चीज़ें हैं, तो वो अलग अलग बिखरते हैं और जहाँ बिखरते हैं वहाँ पर उन मूल्यों को लेकर के चलते हैं। तो कुछ साथी मिल कर के संगठित काम में लगे और 2011-12 से हम लोगों ने जो खास करके मुद्दा था वो हमारा था कि खाद्य और पोषण सुरक्षा को लेकर के हम काम करें। और इस काम के दौरान काफ़ी सीख हमें मिला, जिसमें हम पढ़ते जो है उस काम के दौरान कई मुद्दे आए। स्वास्थ्य का मुद्दा सीधा लगा कि ये खाद्य पोषण से जुड़ा हुआ है, आजीविका का मुद्दा जुड़ा हुआ है, पर्यावरण का मुद्दा जुड़ा हुआ है। ये सारे मुद्दे जो हैं लगातार जुड़े हुए हैं इनसे। तो ये सारे मुद्दे उस काम का हिस्सा बनते गए, जिसके मूल में है कि हम खाद्य और पोषण की सुरक्षा जो है इसको बेहतर कैसे कर पाएँ। चूँकि हम लोगों ने पॉपुलेशन डे को लेकर के बातचीत की थी, तो आज के समय में हम लगभग सबसे बड़ी आबादी वाले देश की स्थिति में हैं। सिर्फ आंकड़े आने बाकी हैं और इस आबादी को हम युवा आबादी भी कह रहे हैं, जिसको यूथ डिविडेंड के तौर पे कहते हैं। और दूसरी तरफ क्या है कि लगातार हमारे जो आंकड़े आ रहे हैं कुपोषण को लेकर के, ये काफ़ी चौंकाने वाले हैं और चिंतित करने वाले हैं। मैं कहूँगा चिंतित करने वाले इसलिए हैं कि यदि व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, पूर्णतः पोषित नहीं है, तो उसकी मानसिक, शारीरिक और उत्पादन की क्षमता तीनों घटेगी। तो ये जो डिविडेंड है ये बर्डन होने का भी रिस्क बहुत ज़्यादा होगा और हम लोग इसको कहते हैं कि दोहरा भार होता है, दुधारी तलवार की तरह से है। तो ये बर्डन जो है, डिविडेंड जो है, ये बर्डन होने की भी आशंका है। तो इसको लेकर के काम करना चाहिए और इसमें सभी जो हैं पक्ष जो हैं इनकी सभी की भागीदारी हो सके, जिसको हम एक स्थायी खाद्य तंत्र कहते हैं, जिसमें मात्र खेती नहीं है, खेती के साथ में प्रसंस्करण है, उत्पादन है, इनपुट हैं, सर्विसेज हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं और इसके साथ में अंत में उपभोक्ता तक हैं। क्योंकि आज उपभोक्ताओं के साथ में भी जो चल रहा है वो है कि एक सेफ फूड का मुद्दा जो आ रहा है कि हम खा तो रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं। तो ये जो है एक बड़ा मुद्दा होता जा रहा है, तो जिसमें हम काम कर रहे हैं और लगातार सीख रहे हैं। जी अभिव्यक्ति फाउंडेशन में एक गांधीयन थॉट की बात होती है जी कि गांधीयन थॉट के ऊपर चलना चाहती है ये फाउंडेशन, तो उसका क्या मतलब है, ये एक बार दर्शकों को हमारे बतलाइएगा और उस पर आप कैसे काम कर रहे हैं। जी गांधीयन जो गांधी की विचारधारा है उसने देश को, पूरे विश्व को प्रभावित किया है और ज़्यादातर हमारे समय के युवा जहाँ से पढ़े तो उन मूल्यों को पढ़ने के आधार पर जो चीज़ें मुझे लग रही थी कि पहला तो जो स्वावलंबन की हम बात करते हैं, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, एक आत्मनिर्भर गांव कैसे होगा और जब गांव आत्मनिर्भर होगा तभी जाकर के जो है विश्व व्यवस्था जो है, पूरी देश की व्यवस्था जो है वो आत्मनिर्भर हो पाएगी। पहला ये था। दूसरी बात थी कि जो युवाओं की सहभागिता को लेकर के जो उन्होंने कहा है और उसके साथ में जो दो वैल्यूज़ हैं जिसको लेकर के लगातार जो है आज हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में जिस तरह से धैर्य घटता जा रहा है, हमारा पेशेंस घटता जा रहा है और हमारा वर्किंग स्टाइल हो, हमारे ऊपर जो भी इस तरह का माहौल बनता जा रहा है कि हम ज़्यादा असहनशील होते जा रहे हैं। तो जो इंटॉलरेंस है, असहिष्णुता है, अहिंसा है, ये एक मूल है जो हमें प्रभावित करती है कि हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं हो सकता है और हिंसा किसी भी रूप में जो है वो व्यक्तिगत संबंधों को बिगाड़ेगी
और उसके साथ में जो है विकास का पूरा मार्ग अवरुद्ध करती है। जी। युवाओं की भागीदारी को लेकर के गांधी जी ने जो कहा था कि एक सेल्फ इनिशिएटिव जो है, और वो जब तक वो आत्मनिर्भर खुद से नहीं होते हैं तब तक समाज को कैसे बना पाएंगे। तो हम आज इसको ज़्यादा रिलीवेंट देखते हैं कि जब आबादी बड़ी हो रही है तो इन वैल्यूज़ का ज़्यादा प्रसार कैसे हो सकता है। खाद्य सुरक्षा को भी लेकर के जब हम काम कर रहे थे तो लगातार हम जिस चीज़ से प्रेरित हो रहे हैं कि गांधी जी के आहार पर जो विचार हैं और जो उनकी प्रैक्टिस रही है वो है विविधता की। उनकी नज़र में बराबर रहता था कि मैं क्या खा रहा हूँ और उसमें कितनी विविधता है, जिसकी हम आज के दिन में बिना चिंता किए, वो या तो ग्रामीण क्षेत्र में हो जहाँ पर कि मजबूरी है कि उस तरह की विविधता हमें मिल नहीं पा रही है, या शहरी क्षेत्रों में हो जहाँ पर कि फास्ट फूड का कल्चर चल रहा है और हम सिवाय एक दो तरह के भोजन को छोड़ करके जो है, जिसमें एक दो तरह के ही इंग्रेडिएंट अवयव हों, उसको छोड़ करके जो है डाइवर्सिटी काफ़ी कम हो रही है और इसका सीधा जो असर जो है लोगों के स्वास्थ्य और पोषण पर पड़ रहा है। जी। आपने खाद्य सुरक्षा की बात की कृष्ण जी, तो थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइएगा कि इस पे आप क्या काम कर रहे हैं और किन चीज़ों की ध्यान रखने की ज़रूरत हमें है जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो? जी, पहला तो है कि खाद्य सुरक्षा की जब बहस शुरू हुई थी देश में, जब जय जवान जय किसान का नारा भी आया था, उस वक्त हमारा पहला था कि हरित क्रांति के दौर में कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन उपलब्ध करा पाएँ, ये हमारी प्राथमिकता थी। और उसके मुताबिक जो है देश भर में खाद्य उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयोग किए गए और लगातार जो है उसमें सघन खेती को डालना, केमिकल जितने रासायनिक इनपुट हैं इनको डालना, मॉडिफिकेशन वगैरह, हाई यील्डिंग वगैरह करना, तो रिसर्च ज़्यादा हो रहा था और इस रिसर्च के आधार पर उत्पादन काफ़ी बढ़ा। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ जो है अलग अलग जगह पर जो अनुभव आ रहे हैं कि यह प्रक्रिया स्थायी नहीं है। स्थायी इसलिए नहीं है कि धीरे धीरे कई क्षेत्रों के अनुभव हैं जहाँ पर उत्पादन बढ़ने के बाद एक स्तर पर जा कर के रुक गया और फिर उत्पादन धीरे धीरे नीचे आने लगा, क्योंकि वहाँ की पूरी इकोलॉजी जो है, परिस्थितिकी जो है, वहाँ के पेड़, वहाँ की मिट्टी, ये सारे जो है वो धीरे धीरे बंजर होने की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तो पहला चीज़ तो ये है कि खेती पर्यावरण के साथ कैसे जुड़ पाए, क्योंकि खेती का विकास ही जो हुआ है, मानव सभ्यता में जब ये विकास ही शुरू हुआ था तो लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशन से सीखा, बराबर नज़र रखते थे कि बीज कब उगता है, किस समय पे उगता है, क्या अनुकूल चीज़ें हैं। तो वो जंगल जो था उसने लोगों को और प्रकृति ने सिखाया खेती को। इसी का व्यवस्थित ज्ञान जो है ये पूरा हमारा आज के समय का एग्रीकल्चर साइंस है। हमारे मनुष्य में जो एक स्वाभाविक हम कहेंगे कि हमारी उत्सुकता है या हमारा दुस्साहस है कि कई बार क्या चीज़ है कि हम चीज़ों को अपने हिसाब से ड्राइव करने की कोशिश करते हैं और इसमें क्या होता है कि पर्यावरण के साथ में छेड़छाड़ करके जो है हम आर्टिफिशियल या कृत्रिम हम चीज़ों को उपजाने लगते हैं या करने लगते हैं। प्रकृति में खेती जो है एक जैव साधन है, सारे इनपुट्स जैव होते हैं, तो इसको इस तरह से ही करके समाज, प्रकृति और व्यक्ति, ये तीनों का जो है संबंध बना के रखा जा सकता है। दूसरी जो खेती में हम लोगों को दिक्कत आ रही थी, जो हम लोगों ने समझने की कोशिश की, तो हम किसानों से बात करते थे कि आप खेती करते क्यों हैं। उन लोगों ने हमें 4 चीज़ें बताई। पहला बोला अपने खाने के लिए, दूसरा कहा कि हमारे मवेशी हैं उनको खिलाने के लिए, तीसरा कहा कि कुछ पैसे कमाने के लिए, और चौथा कहा कि इतने साल से तो हम यही करते आ रहे हैं, बाप दादा के समय से आता नहीं है कुछ, तो और क्या करें, हम यही करते हैं। और जब इन चारों सवालों का जवाब जो है संतुष्टि के स्तर पर जब उनको मांगा गया, फिर से सवाल कि क्या आप इस स्थिति से संतुष्ट हैं जिसके लिए आप खेती कर रहे हैं, तो हमें झटका लगा कि चारों का जवाब ना में था।
यानी हम अपने खाने के लिए सारी चीज़ें उगा नहीं पा रहे हैं, हम अपने मवेशी को नहीं खिला पा रहे हैं, उनके लिए चारा नहीं है, कहीं भी छूट करके जो मन हो खा लें, हमें कमाई नहीं हो रही है खेती से, इसलिए खेती से धीरे धीरे युवा भी छूट के जा रहे हैं। और नतीजा क्या हो रहा है कि गांव में जो लोग रह जा रहे हैं तो कई ज़मीनें बंजर रह जा रही हैं, बिना बोए रह जा रही हैं। तो जो पुश्तैनी भी था वो भी गया हाथ से, जो पारिवारिक भी है व्यवसाय के तौर पे हम बोलें, पेशे के तौर पे खेती में, वो भी चला गया। तो ये स्थिति जो है एक लग रहा था। इसको लेकर के जो है और भी जब हम काम बढ़ाना शुरू किए थे तो हम लोगों ने एक आइडिया समेकित खेती को लेकर के किया था प्रयोग। और समेकित खेती पारिस्थितिकी खेती का ही एक मॉडल है, जिसमें हम मानते हैं कि खेती का मतलब सिर्फ अनाज उपजाना नहीं होता है। क्योंकि सबसे बड़ा किसान कौन, तो एक धारणा है हमारी कि जिसके यहाँ से एक ट्रक भर अनाज, कोई मोटा अनाज, मक्का, चावल, गेहूँ कुछ भी अगर निकल के आता है तो वो बड़ा किसान है। दूसरा लेंस था कि कितना ज़्यादा वो बीज लगाता है, इसके आधार पे था। लेकिन पहले जो चला आ रहा था मान्यता, और आज भी सटीक है, कि बढ़िया किसान वही है जो अपने घर में सभी परिवार सदस्यों को या जो भी आ रहे हैं उनको जो भी खिलाए वो सारी चीज़ें घर की हैं। यानी किसान के पास में अनाज के साथ में फल, सब्जी, मांस, मछली, अंडा, दूध, तेल, दाल, इन सभी चीज़ों का उत्पादन अपना हो सके। तो यह जब होगा तभी, और इससे क्या है कि ये विविधता जो है धीरे धीरे, जिस तरह का जलवायु संकट भी जा रहा है, बढ़ रहा है जिस तरह से, तो एक या दो क्रॉप के लॉस होने पर बाकी उपतंत्र जो है वो मिल करके उसको फिर भी उस संकट से जूझने में मदद करते हैं। दूसरा जो हम लोगों का, जब इन किसानों के मुद्दों पर जब हम साथ में काम कर रहे थे तो कई तरह के हम लोगों ने प्रयोग किए। जैसे की होल गार्डन का एक हम कंसेप्ट कहते हैं, जिसमें एक वृत्ताकार छोटी सी बगिया होती है और उसके नीचे हम घास, बिचाली, इस तरह का मल्च देते हैं। वो मल्च इसलिए देते हैं कि पानी जब जाए तो उसमें वो फिल्म की तरह से ट्रैप कर ले और फिर वो कुछ अतिरिक्त समय के लिए रह जाए, क्योंकि हमारी मिट्टी ऐसी है कि पानी ज़मीन पर जाता है और तुरंत सूख करके नीचे चला जाता है। तो ये अतिरिक्त उपलब्धता जो है पानी के दबाव जो है उसको कम करती है। एक हम लोगों ने 10 साल पहले जब किसानों से बात कर रहे थे तो हमने देखा कि चावल किसान जो उगाते हैं उसको धान की फसल ही बेच रहे हैं और फिर 8 महीने के बाद चावल खरीदते हैं महंगे दामों में। बातचीत करने से पता चला कि चावल में जो उसना जो चावल की व्यवस्था होती है, जिसको आप चावल को लंबे समय तक रख सकते हैं, ज़्यादा पौष्टिक भी है, लेकिन जलावन की कमी के कारण, घर में सदस्यों के नहीं रहने के कारण, अकेली महिला घर पे हैं तो उनका दबाव है, या पुरुष सदस्य भी है तो एक आदमी से ये प्रक्रिया नहीं हो पाती थी। तो हम लोगों ने एक मॉडल भी बनाया था, सरल उसना करके एक टेक्नोलॉजी ही बनाई, और वो टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ईंधन का जो खपत है उसको करीब आधा कर देती है। दूसरा क्या है कि जो सामान्य जो उसना की प्रक्रिया होती है, इसमें धान जो टूटता है, चावल जो टूटता है, तो वो लगभग 5 किलो के करीब, 4 से 5 किलो कम से कम होता है। इस प्रक्रिया में ये घट के मात्र 1 से 1.5 किलो हो जाता है। हम लोगों ने इस तकनीक को अपने स्तर पर, बाकी साथी संस्थाओं के स्तर पर 4000 किसानों तक पहुंचाया, और इस 10 साल के अनुभव के आधार पर जितना बचत उनका हो पाया है, हम कह सकते हैं कि करीब 2 हेक्टेयर के बराबर जो है, जो जंगल क्षेत्र होता है उसकी लकड़ी जितनी होती है उतना सेव कर पाए, और इसके साथ में 12 टन जो है अनाज बच पाया टूटने से, जो पूरे गांव का भोजन हो सकता है 1 साल का। तो ये, और फिर इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग बजट सत्र चर्चा जब होती थी तो बात भी करते थे, प्री बजट कंसल्टेशन वगैरह में भी। तो सिंगल विंडो सिस्टम
का हम लोगों ने एक सुझाव दिया था कि ये सिंगल विंडो सिस्टम कैसे बन सकता है फार्मर्स का। सरकार ने उसको लिया भी, अपने बजट में भी दिया। हम बाकी तरह से भी जो हैं सरकार के जो विंग हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, आत्मा है, तो दोनों ज़िलों में जहां हम काम कर रहे हैं, गिरिडीह और देवघर में, प्राकृतिक खेती को लेकर के और सजीव खेती को लेकर के, तकनीक को लेकर के हम साथ में काम करने का प्रयास करते हैं कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक के क्षेत्र में कैसे पहुंचा पाएँ। जी, कृष्ण जी, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बतलाया कि कैसे आप गांधी विचारधारा पे काम कर रहे हैं और उससे जब वो खाने की विविधता की बात होती है तो वो आप घरों तक कैसे पहुंचा रहे हैं। साथ में ही आपने ऐसी एक टेक्नोलॉजी बनाई है जो किसानों को काफ़ी मदद कर रही है, ये भी अपने आप में काफ़ी प्रेरणादायक है। साथ में ही अभिव्यक्ति फाउंडेशन एक 360 डिग्री अप्रोच की बात करती है, जिसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों के विषय में बात होती है। तो उसमें किन किन सेक्टर्स में आप लोग काम कर रहे हैं, इसके विषय में थोड़ा बताइएगा। जी, जब खाद्य विविधता को लेके हम लोगों ने काम करना शुरू किया था तो ज़्यादा जो विजिबल साइन मिलते हैं कि दुबला पतला बच्चा है, कुपोषण की समस्या है जी। और कुपोषण को 3 चीज़ों से सीधे तौर पर लोग 4 चीज़ों से जोड़ते हैं जी। एक तो है कि आहार में अगर विविधता की कमी है, हमारे शरीर को कई तरह के पोषक के तत्व चाहिए जी, बिल्कुल। और ये अलग अलग सोर्स से आते हैं। फाओ का एक टूल आया था जिसको वो फंटा कहते हैं, उन्होंने अपनी सुविधा के मुताबिक बताया कि ये 10 खाद्य समूह होते हैं। अगर इसमें से कम 5 समूह से भी लोग प्रतिदिन भोजन ले रहे हैं तो ये संतुलित माना जाएगा और स्वस्थ माना जाता है। तो जब हम इस पर जाना शुरू किए, हम लोगों ने काम करना शुरू किया, तो कई अंदर की परतें जो है समझ में आ रही थी कि पहला तो है कि एक स्वास्थ्य का मुद्दा सीधा जुड़ा हुआ है इनसे जी। और कुपोषण का दूसरा कारण जो है ये भी होता है कि अगर कुपोषण, चूँकि ये जीवन चक्र है पूरा, जी, जीवन चक्र है, कहने का मतलब हम ऐसे देखते हैं कि एक किशोरी है और ख़ास करके महिलाओं के लिए जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक किशोरी है। समाज में जो मान्यता है हमारे कि आहार में अंतर हो गया या देखभाल उसको उचित नहीं मिल पाया और वो कमज़ोर होती गई। बिल्कुल। कमज़ोर होने के बाद में चूँकि जल्दी उसकी शादी हो गई, जल्दी शादी होने के चलते जो बच्चा है वो जल्द हो गया तो लो बर्थ होगा और फिर इस तरह से पीढ़ी चलती जाएगी। ये पूरा एक साइकिल बन जाता है। और उसमें अगर उसको गर्भावस्था में या बाकी समय में उस तरह का उचित नहीं मिलती है भोजन विविधता वगैरह, तो इसको काम करते समय हम लोगों को लग रहा था कि ये भी एक मुद्दा है जिसको हम लोगों को काम करना चाहिए कि खास करके गर्भावस्था के समय में है, क्रिटिकल फेजेस जो हैं वहाँ पर जो है हम लोग एजुकेशन का काम करें कि वो खाद्य विविधता को भी समझें, बच्चों के आहार को भी समझें कि नवजात शिशु को क्या देना है, कब देना है, बच्चों को कब देना है, ताकि ये जो खाद्य पोषण की सुरक्षा जो है ये बेहतर तरीके से परिवार के स्तर पर हो पाए। और उसके साथ साथ जो है कुछ और हमें जो लग रहा था कि हम लोग देख रहे थे कि हर घर में भोजन आने का 4 स्रोत होता है। पहला तो है उपजा करके, दूसरा है कि कमा करके बाजार से खरीद करके हम अपने घर में भोजन लाएं। तीसरा है जो है सरकार के तरफ से जो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जो भोजन सुरक्षा के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं कि सब्सिडी के तौर पर जो है लोगों को उपलब्ध कराया जाए। एक और चीज़ जो है वो है कि हमारे जो कॉमन्स हैं, जंगल है, तालाब है, नदी है, जहाँ से लोगों को निःशुल्क भोजन मिलता था। जी। मैं पाकुड़ ज़िले की बात कर रहा हूँ जहाँ पर हम लोग काम करते थे, तो वहाँ हम लोगों ने जो परंपरागत उनके जो वन्य खाद्य हैं उसको लेकर के देखना शुरू किया था। तो 94 तरह के जो है जंगलों से मिलने वाले बीज, फल, जड़, कंद, फूल, सब्जियां, ये उनके भोजन का, पहले जो उनके भोजन की थाली थी उसमें वो करीब 2/3 होते थे। धीरे धीरे समय के साथ में ये घटता गया है
और घटते घटते ये आज जो है 1/3 के करीब पहुंच गया, यानी 33% का लगभग अंतर जो है। ये दोनों अब महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि जब हम स्वावलंबन की बात कर रहे हैं तो स्वावलंबन का मतलब ये है कि एक व्यक्ति सम्मानित तरीके से वो चारों तरीके जो हैं उससे ले सकता है भोजन को लेकर के, चूँकि उस प्रकृति पर उसका अधिकार है, तो वहाँ से अगर वो है तो वो उसको फ्लक्चुएशन से अंतर नहीं है जी। न तो उस पर ड्रॉट का असर है, सूखा जो है जंगल को कम प्रभावित करता है बनिस्बत हमारे बाकी खाद्य तंत्र को जी। दूसरा क्या है कि ये प्राइस फ्लक्चुएशन फ्री है कि मार्केट में उतार चढ़ाव के साथ क्या होता है, कई परिवारों की खाद्य विविधता ही बदल जाती है। बिल्कुल। कई लोग जो है दूध लेना छोड़ देते हैं अगर दूध का दाम बढ़ गया, अंडे का दाम बढ़ गया, सीजन के मुताबिक लोगों का व्यवहार हो जाता है। तो ये जो है तीसरा जो लेयर हमें आ रहा था कि कृषि को अगर हम एक शोधक्षम बनाना चाहते हैं, फ़ायदेमंद बनाना चाहते हैं, तो दो चीज़ें हैं। पहला है कि इसको जो युवा हैं उनको हम कैसे इधर ला सकते हैं ताकि नियमित तौर पर ये हो सके, स्थायी हो सके जी। और दूसरा है कि बाहर के निवेश को हम कैसे घटा सकते हैं खेती में जी। बाहर का निवेश जब घटता है, स्थायी जो समेकित खेती है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग उपतंत्र के जो उसका जो वेस्ट होता है, कचरा होता है, वो दूसरे में जा कर के जी निवेश के तौर पे, इनपुट के तौर पे काम करता है। कृष्णा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभिव्यक्ति फाउंडेशन काफ़ी बेहतरीन काम कर रही है। आपने युवाओं की आत्मनिर्भरता की बात कही और किस प्रकार वो हमारे संस्कृति से जुड़ा है, हमारे पौराणिक चीज़ों से जुड़ा है, इसके बारे में बतलाया और उसको किस तरीके से आप जोड़ रहे हैं, ये अपने आप में काफ़ी प्रेरणादायक है। और उस विषय पर हम सबको सोचने की काफ़ी ज़रूरत है कि जो चीज़ें हमने छोड़ दी और आधुनिकता की तरफ जो हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि किस प्रकार हम एक बहुत बड़ा गैप छोड़कर जा रहे हैं और वो कैसे हमारे ऊपर असर कर रहा है। तो कृष्ण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतना कुछ बतलाया। धन्यवाद श्रुति जी। हम तो प्रयास कर रहे हैं और ये ऐसा प्रयास है, सभी साथी, कई साथी अपने अपने स्तर पे कर रहे हैं और मिल करके ही, सभी पक्ष मिल करके ही हम इसको मजबूत बना पाएंगे। धन्यवाद जी। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।